एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आरआरबी सीबीटी 2 का एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में और हम बेहतरीन लेवल से रिवीजन कर रहे थे। तो हम आरसीसी का रिवीजन कर रहे थे और आरसीसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि है आरसीसी कॉलम। अगर उसकी बात करें तो इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम एंड टू एंड समझेंगे, दो पार्ट के अंदर समझेंगे। तो अभी पहला पार्ट देख रहे हैं हम। तो आरसीसी कॉलम में सबसे पहली बात क्या समझना चाहिए कि कॉलम क्या है। अगर हम बात करें कॉलम, तो कॉलम एक कंप्रेसिव मेंबर है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमेशा कंप्रेशन, हम टेंशन का लोड नहीं लगाते। कॉलम क्या है? एक कंप्रेसिव मेंबर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कैसा मेंबर है? ये एक कंप्रेसिव मेंबर है जिसमें क्या होता है, लोड हमारा जो है एक्सियल के अराउंड लगता है। जो हमारी एक्सिस है, जैसे कि ये मैंने कॉलम अगर दिखाया, थोड़ा सा 3D में बनाते हैं। तो अगर इसको 3D में देखेंगे, ये हमारा कॉलम है और ये हमारा ऊपर से ये जो इसकी एक्सिस जा रही है, ये इससे एक्सिस है और यहाँ से एक एक्सिस है। तो जो अगर सेंटर पे हमारा लोड लग रहा है, बिल्कुल सेंटर पे हमारा लोड लग रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं कॉलम। लेकिन अगर लोड इंक्लाइन लग रहा होता है तो उसको कहा जाता है स्ट्रट। यहीं पे क्या होगा, स्ट्रट भी एक कंप्रेसिव मेंबर है, लेकिन अगर लोड इंक्लाइंड है तो हम उसको क्या कह देते हैं? स्ट्रट। तो अगर लोड कैसा है हमारा, इंक्लाइंड, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रट। अगर हमारा कॉलम जो है, अगर हमारा कॉलम की बात की जाए तो एक कंप्रेसिव मेंबर है जिसपे हमारा लोड ऊपर से लग रहा होता है, बिल्कुल एक्सियली लग रहा होता है। तो ये तो हमने कॉलम समझा। सबसे पहली बात अगर हमें देखना है तो कॉलम में हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये अगर मेरा बी है, अगर मैं इसको विड्थ की बात करूँ तो ये डेप्थ हो जाएगा। और यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। ये हमारा होता है, ये विड्थ हो गया, और ये हमारा दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये विड्थ हो गया, ये डेप्थ हो गया। यहाँ एक हम इस तरीके से क्रॉस कट कर देते हैं, एक इस तरफ से सेक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि अगर हमारा जो लेंथ इफेक्टिव है, पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लेंथ इफेक्टिव लेंथ अगर मेरी 3 टाइम्स ऑफ बी, जो हमारी बी है, जो साइड बी आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर उसकी 3 टाइम्स ऑफ बी से कम है लेंथ इफेक्टिव, तो इसको हमारा क्या कहा जाता है? पेडेस्ट्रल। तो इसको कहा जाता है पेडेस्ट्रल। इस केस में कहा जाता है इसको पेडेस्ट्रल। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पेडेस्ट्रल है तो मिनिमम कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं? और अगर ये कंडीशन सही हो गई तो इफ इट इज पेडेस्ट्रल, अगर वो पेडेस्ट्रल है तो मैं कितना क्रॉस सेक्शन, कितना मतलब हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं? तो देन मिनिमम रिइंफोर्समेंट इस कंडीशन में कितना होता है? मिनिमम। देन मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना होगा, कितना हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं? सो मिनिमम रिइंफोर्समेंट विल बी 0.15%। इतना हमें कम से कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो मिनिमम रिइंफोर्समेंट विल बी 0.15% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका 0.15% मुझे इतना रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सारे पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम वही डिस्कस करेंगे, आलतू फालतू की बातें नहीं करनी है। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर चले तो केस क्या हो जाएगा? पहला केस क्या हो गया कि एल इफेक्टिव जो है वो 3B से कम हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एल इफेक्टिव जो है, एल इफेक्टिव है वो मेरा 3B से ज्यादा हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 3B से अगर ज्यादा हो गया तो इस केस में क्या है, ये है हमारा कॉलम। अगर 3B से ज्यादा है तो ये क्या है? इट इज कॉलम। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा कॉलम। और मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना हमें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? तो इस केस में मिनिमम रिइंफोर्समेंट वेरी इंपॉर्टेंट, बतेरे बार एग्जाम में पूछा गया है। मिनिमम यहाँ पर रिइंफोर्समेंट हम कितना प्रोवाइड करते हैं? मिनिमम रिइंफोर्समेंट होता है हमारा 0.8%, 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने कितना किया? 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। वहां पे कितना किया था? 0.15% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हमारी कॉलम शॉर्ट भी हो सकती है, कॉलम हमारी लॉन्ग भी हो सकती है। कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए हमारे को सिलेंडर रेशियो निकालने आना चाहिए। तो अगर हम सिलेंडर रेशियो निकालना जानते हैं तो आराम से कर लेंगे। सबसे पहले क्या आना चाहिए? SR, जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर रेशियो। इट इज कॉल्ड स्लेंडरनेस रेशियो। SR से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसको किस तरीके से शो करते हैं? ये होता है हमारा SR की वैल्यू L इफेक्टिव। अगर मैं L इफेक्टिव x डायरेक्शन में ले रही हूँ, अगर सिर्फ x डायरेक्शन में ले रही हूँ, तो वो किसको कट कर रहा है? वो D को कट कर रहा है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? D। या फिर अगर मैं L इफेक्टिव किस डायरेक्शन में ले रही हूँ? y डायरेक्शन में ले रही हूँ, तो ये y डायरेक्शन में था, ये किसको कट कर रहा है? B को। तो ये मेरी सिलेंडर रेशियो हो गई। अगर SR की वैल्यू देखो, अब कॉलम हमारी शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है। अगर हमें बताना है कि कॉलम शॉर्ट है तो क्या हो जाएगा? मेरी जो SR की वैल्यू 3 से लेके 12 के बीच में वेराई करती है। अगर 3 से लेके 12 के बीच में वेराई कर रही है तो मेरी जो कॉलम है वो क्या हो जाएगी? शॉर्ट कॉलम। ये हो जाएगी शॉर्ट कॉलम। अगर मुझे लॉन्ग कॉलम है, अगर मेरी कॉलम क्या है? लॉन्ग, तो मेरे SR की वैल्यू क्या हो जाएगी? SR की वैल्यू ग्रेटर देन 12
तो 12 से ग्रेटर और 60 से कम, फिर 60 से कम, तो ये मेरी लॉन्ग कॉलम है। तो सबसे पहले हमने देखा पेडेस्ट्रियल कैसे डिफाइन करेंगे, अगर एल इफेक्टिव 3b से ज्यादा हो जाएगी तो वो कॉलम है। मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं कॉलम के केस में, 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हमें सिलेंडर रेस्ट रेशियो निकालना चाहिए, क्योंकि कॉलम या तो शॉर्ट भी हो सकती है या फिर कॉलम हमारी लॉन्ग भी हो सकती है। अब इतना एल इफेक्टिव बोल रहे हैं, एल इफेक्टिव कैसे निकालते हैं जरा देख लेते हैं। अगर इतना एल इफेक्टिव बोल रहे हैं तो ये क्या होता है, एक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो हमारी लेंथ है, जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है, उसमें जब हम एक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एल इफेक्टिव, जो इफेक्टिव लेंथ है हमारी कॉलम की, वो हमें मिल जाती है। पहला केस वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पहला केस की बात करें तो अगर मेरी जो कॉलम है वो दोनों ही साइड से फिक्स्ड है, अगर दोनों साइड से फिक्स्ड है तो हमारे इस केस में के की वैल्यू क्या हो जाती है, के की वैल्यू हो जाती है 0.65 इस केस में वैल्यू हो जाती है। दूसरा केस क्या है कि एक तरफ से फिक्स है और एक तरफ से पिन है, तो एक तरफ से मेरी जो कॉलम है वो फिक्स है और एक तरफ से पिन है, इस केस में के की वैल्यू हो जाती है मेरी 0.8। वहीं पे थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस क्या कहता है, ये आपकी दोनों ही तरफ से पिन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो दोनों ही तरफ से क्या है, पिन है। इस केस में क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाती है 1। और फोर्थ केस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वाला केस, तो एक तरफ से फिक्स है और एक तरफ से फ्रीली छोड़ रखा है, फ्रीली है, तो इस केस में के की वैल्यू हो जाती है 2। तो आपको यहाँ से एल इफेक्टिव भी मिल गया। अब मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो हमारे आईएस कोड कहता है उसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी जस्ट हमने देखा मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं हम हमारे कॉलम्स में, तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट कॉलम में कितना करेंगे, 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। इट इज 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा हमें कितना और प्रोवाइड करना चाहिए, मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट। मिनिमम देख लिया, अब हमें मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं। अगर मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट की बात करी जाए तो ये हमें कितना प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा जो लेग्स प्रोवाइडेड है, अगर हमने लेग्स प्रोवाइड किए तो दो केस यहां से बनेंगे। एक केस क्या बना कि लेग्स प्रोवाइडेड नहीं है, और एक है लेग्स आर प्रोवाइडेड। अगर लेग्स हमने प्रोवाइड किए हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम जो हमारा रिइंफोर्समेंट रहता है वो 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्रॉस सेक्शन एरिया का 4% रहता है। लेकिन अगर हमारे लेग्स प्रोवाइड नहीं किए, लेग्स आर नॉट प्रोवाइडेड, अगर मैंने लेग्स को प्रोवाइड नहीं किया है, लेग्स आर नॉट प्रोवाइडेड, तो इस केस में जो मेरा एरिया रहेगा वो होगा 6% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। इस केस में जो हमारा मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट होगा वो होगा 6% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट पूछा जाता है वो ये है कि हम कितना मिनिमम बार्स प्रोवाइड करते हैं। अगर मेरा रेक्टेंगुलर कॉलम है, अगर मेरी कॉलम कैसी है, रेक्टेंगुलर कॉलम है, अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो रेक्टेंगुलर कॉलम में मुझे मिनिमम कितने मेन बार्स देने पड़ते हैं, मिनिमम कितने मेन बार्स देने हैं। देखो मैक्सिमम तो हम दे ही सकते हैं, मिनिमम कम से कम कितने मेन बार्स देने पड़ेंगे, तो रेक्टेंगुलर कॉलम में देने पड़ते हैं 4। और अगर हमारा सर्कुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है, तो अगर सर्कुलर कॉलम है और मिनिमम उस केस में हमें कितना देना पड़ेगा, मिनिमम उस केस में हमें कितने मेन बार्स देने पड़ते हैं, तो उस केस में हमें देने पड़ते हैं 6। तो अगर हमारा रेक्टेंगुलर है तो हमारा हो जाएगा 4, और अगर हमारा सर्कुलर है तो मिनिमम हमें 6 देने पड़ेंगे। जैसे कि 4 की बात करें तो एक यहाँ पर दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया। लेकिन अगर हमारा सर्कुलर है तो एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, फिर एक यहाँ पर और यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हमने 6 मिनिमम मेन बार्स दिए, 6 मिनिमम मेन बार्स दिए। वेल, वहीं पे एक और पॉइंट पूछा जाता है कि लेटरल रिइंफोर्समेंट जो हमारा होता है, लेटरल रिइंफोर्समेंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। तो लेटरल इन्फोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, एक तो वो अपने जो हमारा मेन बार्स है उसको शेप में रखेगा। लेटरल इन्फोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, एक तो वो बकलिंग से प्रिवेंट करता है, पहला कि वो क्या करता है, शेप में रखता है, या फिर बकलिंग से प्रिवेंट करता है। तो प्रिवेंट फ्रॉम बकलिंग, तो एक तो किससे प्रिवेंट करता है, हमारी जो कॉलम है उसको प्रिवेंट करता है बकलिंग से। दूसरा इंक्रीज करता है डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। जो हमारा लेटरल इन्फोर्समेंट है वो क्या करता है, डक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और अगर हम बात करें लेटरल इन्फोर्समेंट की कितनी मिनिमम बार्स होनी चाहिए, मतलब कितनी लेटरल डायमेंशंस होनी चाहिए, जो लेटरल बार्स उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, तो यह भी पूछा जाता है। तो डायमेंशंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायमेंशंस ऑफ लेटरल बार। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ लेटरल बार। लेटरल बार की कितनी डायमेंशन होनी चाहिए, क्वेश्चन तो डायरेक्टली आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर दो केस होता है, या तो जो हमने देखा है हमारा फाई जो मेन बार है उसकी जो
हमारी डायमीटर थी उसका बाय 4 हो या फिर 8 जो भी हमारा मैक्सिमम होगा, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम ले लेंगे। तो अगर डायमेंशन ऑफ लेटरल बार्स की बात करें, या तो जो हमारा मेन बार है उसकी जो डायमीटर उसको डिवाइड बाय 4 कर दें, या फिर 8 है। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम लेटरल बार्स की डायमेंशन ले लेंगे। अब अगर स्पेसिंग की बात करें, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिंग की अगर बात करते हैं, ये सारे पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिंग की बात करें तो हमारी कितनी स्पेसिंग रहनी चाहिए? स्पेसिंग की बात करें तो 16 टाइम्स ऑफ मेन बार्स। अगर हम मेन बार्स की बात करें, जो मेन बार्स है या तो उसके 16 टाइम्स कर लो, या फिर क्या करो, जो हमारा लेटरल है, लेटरल साइड है, अगर हमारा जो लीस्ट लेटरल साइड है, लेटरल साइड या तो बी या डी में से जो भी छोटा है वो साइड ले लेंगे, लीस्ट लेटरल साइड ले लेंगे, या फिर हमारा 300 जो भी हमारा मिनिमम होगा। स्पेसिंग, अगर हम मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करें, क्या पूछा जा रहा है? मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी देनी है? तो इन तीनों में से जो भी हमारा मिनिमम होगा हम उसको ले लेंगे। इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा, या तो मेन बार्स इंटू 16, या फिर लीस्ट लेटरल साइड, या फिर 300 इन तीनों में से जो भी केस मिनिमम होगा हम उसको ले लेंगे। वेल, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक और पॉइंट जो पूछा जाता है वो ये है कि जो हमारी स्पेसिंग है लॉन्गिट्यूडनल बार्स की वो कितनी होनी चाहिए? लॉन्गिट्यूडनल बार्स की स्पेसिंग कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, तो वो एग्जाम में अगर ऑप्शन आएगा तो आपको 300 पे क्लिक करना है। लॉन्गिट्यूडनल बार्स की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? शुड बी 300 हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार्स की स्पेसिंग होनी चाहिए। वेल, वहीं पे एक और चीज पूछी जाती है कि मिनिमम साइज ऑफ आरसीसी कॉलम कितनी होनी चाहिए? अगर हमारी बार्स की जो साइज है वो 12 है, तो हम जो मिनिमम साइज है हमारा वो कितना प्रोवाइड करते हैं? 200 इंटू 200 बार्स होनी चाहिए 12 की, और नॉर्मल कवर हम नॉमिनल कवर हम प्रोवाइड करते हैं 25 का। ये स्टेटमेंट तो डायरेक्ट एमसीक्यू में उठ के आ जाता है। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट एज इट इज उठ के आ जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बोला जाता है कि मिनिमम हमारा साइज है, मिनिमम साइज ऑफ आरसीसी कॉलम, आरसीसी कॉलम का मिनिमम साइज कैन बी कितना हो सकता है? 200 मल्टीप्लाई बाय 200 स्क्वायर कॉलम है ये, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 200 बार्स का साइज कितना होना चाहिए? बार्स साइज बी 12 बार्स का साइज कितना होगा? 12 एंड नॉमिनल कवर कितना लिया जाएगा? नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए? 25 नॉमिनल कवर बी 25 तो ये हमारा बेसिकली अगर बात करें स्टेटमेंट डायरेक्ट उठ के आ जाता है। अब कुछ फॉर्मूला जो कि हमें WSM में देखना होता है, तो WSM में अगर बात करें जो वर्किंग स्टेट मेथड है उसके अकॉर्डिंग में हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले उस फॉर्मूले को लगाने के लिए 4 कंडीशन है जो कि हमें माननी चाहिए। तो पहला कि कॉलम क्या होनी चाहिए? शॉर्ट। अब यहाँ से आपको क्या क्लिक करना चाहिए कि जो एल इफेक्ट, जो हमारी एसआर है, जो हमारा सिलेंडरनेस रेशियो है, एसआर जो है वो हमारा 3 से लेके 12 के बीच में आना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि जो कॉलम है वो हमारी शॉर्ट होनी चाहिए। इसका मतलब दूसरा क्या बोल रहा है? एक्सियल लोड लगना चाहिए, मतलब इंक्लाइन लोड नहीं लगना चाहिए, एक्सियल लोड लगना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि मिनिमम हमारा जो इसेंट्रिसिटी है वो हमने इसमें पहले ही मान लिया, आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और अगर इसेंट्रिसिटी नहीं है तो मोमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नो मोमेंट इफेक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो ये चारों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो आप बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। और फॉर्मूला क्या कहता है कि P नॉट इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है? फोर्स निकालना है, फोर्स कितना हमारा लग रहा है। तो फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इंटू एरिया। तो पहले कंक्रीट पे कितना स्ट्रेस लग रहा है उसमें इंटू एरिया, जो कंक्रीट का एरिया है, प्लस में जो हमारा कॉलम में जो स्टील वाला एरिया है उसमें कितना और उसका कितना एरिया है। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। ये फॉर्मूला लगाने के लिए ये चारों कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। वेल, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर Fe 250 है या Fe 300 है, अगर Fe 250 है या फिर Fe 300 है, तो हमारी इस कंडीशन में सिग्मा SC की वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो सिग्मा SC की वैल्यू हम लेते हैं 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर Fe 250 है या Fe 300 है तो सिग्मा SC की वैल्यू हो जाएगी 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर Fe 415 है एंड अगर Fe 415 है, Fe 500 है, तो इस केस में सिग्मा SC कितना होगा? सिग्मा SC हमारा हो जाएगा 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन थी? शॉर्ट है। अगर यहीं पे गेम हो जाए कि कॉलम बोलते हैं लॉन्ग कॉलम के लिए, तो लॉन्ग कॉलम के लिए क्या करना होता है? हमें इस फॉर्मूले में CR का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो CR है उसकी एक फॉर्मूला होती है,
तो मल्टीप्लाई कर देंगे सी आर का और यहाँ पर फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉन्ग के लिए हो जाएगा हमारा, लॉन्ग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल में सी आर मल्टीप्लाई में फिर ये तो पूरा सी सिग्मा सी सी इंटू ए सी प्लस में हमारा सिग्मा एस सी इंटू ए एस सी। अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो सी आर क्या है, सी आर है मेरा, सी आर है रिडक्शन फैक्टर या फिर इसको बोला जाता है रिडक्शन कोफिशिएंट। तो सी आर है हमारा रिडक्शन फैक्टर या फिर रिडक्शन कोफिशिएंट। अगर हम बात करें डायरेक्ट सी आर निकालने के लिए फॉर्मूला जाता है, सी आर हमारा क्या होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव 1/1.25 माइनस एल इफेक्टिव 48B ये किसके लिए होता है, हमारा रेक्टेंगल सेक्शन के लिए, फॉर रेक्टेंगल कॉलम। अगर हमारा ये है तो हम आराम से सी आर निकाल सकते हैं, सी आर को ये पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लॉन्ग के लिए भी आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे जो एलएसएम है उसको कंप्लीट करेंगे, एलएसएम करेंगे, जो हमारा एलएसएम की कंडीशन एजम्पशंस है वो देखेंगे और हेलिकल रिइंफोर्समेंट में कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं उनको समझेंगे। टिल देन अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और किस टॉपिक पे क्विक रिवीजन ला सकते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Till then, keep watching, keep liking and subscribe our channel. Thank you so much for watching.